नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल जिसका नाम है फैक्ट नॉलेज। मित्रों, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगले महीने में आपके सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम आज हाजिर हैं अपने इस चैनल पर सीटेट के संस्कृत के सब्जेक्ट को लेकर के। सीटेट के संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर के आपको इस चैनल पर सभी प्रकार के अपडेट मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं सीटेट का अपना संस्कृत का पहला चैप्टर, पहला पार्ट, जिसका नाम है वर्ण विचार। इसके पहले मैंने जो वीडियो आपको दिया था, उस वीडियो में मैंने आपको सीटेट के संस्कृत के सारे सब्जेक्ट का कवर कर दिया था, सारे चैप्टर उसमें कवर कर दिए थे। उसके बाद से अब हम लोग बारी बारी से हर एक टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीटेट संस्कृत वर्ण विचार। ये मेरा पहला पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरण वह वेदांग है जो पदों की प्रवृत्ति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पदों के स्वरूप का परिचय कराता है। ठीक है, यानी कि व्याकरण जो है वो पद की प्रवृत्ति और प्रत्यय से ही पद का स्वरूप का परिचय कराता है। इसके पहले हम लोग पढ़े भी हैं कि जिस भाषा से शुद्ध शुद्ध बोलना या लिखना हम लोग को आता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के कितने विभाग हैं? तो संस्कृत व्याकरण के यहाँ 5 विभाग दिए गए हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा पद विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार और पांचवा छंद विचार। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियो को देखते समय आपको लगे कि ये टॉपिक या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ताकि इससे आपको आने वाले मतलब कि इस एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आप निश्चित रूप से सफल भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ण, सार्थक पद का वह लघुतम रूप जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग जानते भी हैं वर्ण के बारे में। ठीक है, कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे ना तो हम तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने? 50। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण वर्ण, जो वर्ण स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण कितने हैं? तो स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या यहाँ पर 13 है। ये संस्कृत व्याकरण के आप लोग बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, तो आइए जानते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का उपयोग किया जाता है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का ही केवल उपयोग किया जाता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। जैसे कितने होते हैं ये? तो अ, ई, उ, री और ली। ठीक है ना, ये 5 होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 5। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर, जिस स्वर में 2 मात्राओं का उच्चारण होता है। ठीक है, दीर्घ इसलिए नाम दिया गया है, जिस स्वर में 2 मात्राओं का उच्चारण होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 8 है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का उच्चारण लगता है। ठीक है, इसमें कितनी मात्रा का उच्चारण लगता है? तो 3, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, तो ओम में आपका 3 मात्रा का उच्चारण होता है, अ, उ और म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक स्वर, ठीक है, जो वर्ण मुख सहित नाक से अर्थात नासिका से बोला जाता है उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है ना, इसमें नासिक शब्द भी आ गया है, तो आप इसे भी जान सकते हैं कि जिसमें नाक या नासिका का प्रयोग होता हो उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अंग, आ, ठीक है, इत्यादि। तो इसके मतलब ये हुआ कि चंद्रबिंदु वाले जितने शब्द होते हैं तो वो सभी हमको अनुनासिक स्वर ही कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है।
व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण और अयोगवाह, ठीक है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं। क से म तक के व्यंजन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिए। क से म तक के व्यंजन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का स्पर्श होता है, इसीलिए इन वर्णों को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। जिह्वा का जो स्पर्श होगा जिस वर्ण के उच्चारण में, उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 5 वर्ग में बांटे गए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से वर्ग में बांटे गए हैं, आगे बढ़िए देखते हैं। क वर्ग, ठीक है ना। क वर्ग में जितने आते हैं, क ख ग घ से क वर्ग बोलते हैं उसको, ठीक है, आप सब जानते भी हैं। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है, इसलिए इसको हम लोग कंठ वर्ण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप एकदम मतलब अपने दिमाग में इसको आप रखिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर रहा है, ठीक है। च वर्ग, इसका उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है। तालु, इसको हम लोग तालव्य वर्ण भी बोलते हैं। ट वर्ग, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए उसको मूर्धन्य वर्ण भी बोलते हैं। त वर्ग, इसका उच्चारण स्थान दांत है, इसीलिए इसको हम लोग दंत वर्ण भी बोलते हैं। इसको हम लोग दांत से बोलते हैं, इसीलिए दांत का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए दंत वर्ण कहा जाता है। प वर्ग, इसका उच्चारण स्थान ओठ है, इसलिए हम इसको ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। तो यह मूर्धा, मूर्धा में हम बताते हैं कि दांत के ऊपर के अंतमुख भाग को हम मूर्धा कहते हैं, है ना। बहुत से ऐसे लोग जो है मूर्धन्य वर्ण का परिभाषा नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए कि दांत के ऊपर के अंतमुख भाग को हम लोग मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ वर्ण, ठीक है, जो स्वर और व्यंजन के बीच में हो, ठीक है, जो स्वर और व्यंजन के बीच में हो से हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसमें कौन कौन है आते हैं? य, र, ल, व को हम लोग अंतस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक है। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है, याद रखिएगा इसको, अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। अब आगे बढ़ते हैं। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण मुख की गर्म वायु के साथ उच्चारित होते हैं, ठीक है। ऊष्म वर्ण मुख की गर्म वायु के साथ उच्चारित होते हैं, इसे हम ऊष्म वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। श, स, स, ह, ये 4 ऊष्म वर्ण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, देखिए ये अल्प प्राण और महाप्राण सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। इसमें से लगभग 1 या 2 सीटेट के एग्जाम में आपके क्वेश्चन रहते ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। अल्प प्राण सभी वर्गों के प्रथम, तृतीया, पंचम वर्ण को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि क हुआ, ये प्रथम हुआ, ठीक है, ग हुआ, तृतीय हुआ, ये सभी आपको अल्प प्राण कहलाएंगे, ठीक है। और महाप्राण सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण को हम महाप्राण कहते हैं, ठीक है। जैसे ख हुआ तो ख मेरा महाप्राण आएगा, ठीक है। कभी कभी ये प्रश्न आता भी है सीटेट के एग्जाम में, और मैंने देखा भी है, ठीक है, कि उसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये ख जो है ये कौन सा है, कौन सा वर्ण है, अल्प प्राण है या महाप्राण है, ठीक है। तो हम लोग को अल्प प्राण और महाप्राण पर इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमारे सीटेट में रहते हैं, ठीक है। चलिए अभ्यास प्रश्न पत्र, ठीक है। अभ्यास प्रश्न पत्र के लिए आप हमारे चैनल, मेरे चैनल है ना, अखिलेश एकेडमी को विजिट करिएगा, तो वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न पत्र मिल जाएगा। और मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। फिर हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर हम नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।